वेलकम स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करेंगे आपके चैप्टर 7 जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बेसिकली कंट्रोल किसका करना है और कोऑर्डिनेट किसका करना है ये देखते हैं हम, क्योंकि वर्ड का तो आपको मतलब पता ही है। कंट्रोल मतलब कि किसी भी चीज़ पर, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब हम यहाँ पर बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो आपकी बॉडी पर कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन क्या है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि किसी भी दो चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन बैलेंस बना कर रखने की बात कर रहे हैं। अब जो भी मूवमेंट होते हैं आपकी बॉडी के अंदर उनको कंट्रोल भी करना है और उन्हें उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी हमें बैलेंस भी हमें बनाकर रखना है। अब ये जो काम है ये कौन करता है? बेसिकली अगर मैं बात करूँ जो भी हमारे हायर एनिमल्स हैं, लाइक अगर मैं ह्यूमंस की बात करता हूँ तो इन सभी के अंदर हमारा क्या होता है, द ब्रेन उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ब्रेन के अंदर भी हमारा नर्वस जो टिश्यू है, जो नर्वस टिश्यू है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, वो भी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं, कैसे कंट्रोल होता है। तो ये चैप्टर का ओवरव्यू है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं बेसिकली ब्रेन की। और ब्रेन के अलावा जो भी हमारी मतलब डिफरेंट सेंसेस हैं वो कैसे हमारी रिलेट कर पाती हैं ब्रेन से, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने देखा था कि मूवमेंट क्या होता है। हमने लिविंग की हमने डेफिनेशन बताई थी कि लिविंग हम किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे। तो वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जो कि थी हमारा कि क्या हम मूवमेंट को क्राइटेरिया रखेंगे नहीं रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा वही कॉन्सेप्ट आ रहा है घूम फिर कर, क्योंकि देखिए जो लिविंग, जब भी आप बॉडी की बात करेंगे ना, बॉडी वाइज बात करेंगे तो जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके सिमिलर ही रहते हैं। तो मूवमेंट की यहाँ पर बात आती है। मूवमेंट जो है, जो हर कोई मूवमेंट हो रहा है, बेसिकली हर कोई मूवमेंट ग्रोथ के लिए नहीं होता। अगर मैं इसमें एग्जांपल दूं, आपकी बुक के अंदर जो एग्जांपल बता रखा है कि मान लीजिए एक सीड है जो कि ज़मीन के अंदर है, ठीक है, ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ है। तो वो अब जब ग्रो करेगा तो ग्रो करते हुए उसका मूवमेंट भी होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ अपवर्ड्स मूवमेंट होगा उसका। तो वो तो आप कह सकते हैं कि एक ग्रोथ है। बट हर मूवमेंट एक ग्रोथ नहीं होता, ठीक है। इसमें आपकी बुक के अंदर भी एग्जांपल दे रखे हैं कि मान लीजिए कैट है, वो रन कर रही है, ठीक है, भाग रही है कैट। तो क्या उसके अंदर कोई ग्रोथ हो रही है? तो उसके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हो गया। इसके अलावा हम बात करेंगे कि एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए जो चिल्ड्रंस हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो क्या बच्चे भाई ग्रोथ के लिए खेल रहे हैं? ठीक है, हाँ। और ऑब्वियसली बात है, इनडायरेक्टली उनकी वो ग्रोथ में, उनके मेंटल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है, फिजिकली भी वो डेवलप होंगे। बट एक्चुअल में इमीडिएट ग्रोथ नहीं हो रही है वहाँ पर, ठीक है। तो वो भी एक फन के लिए वो खेल रहे हैं, ठीक है, अच्छा लगता है उन्हें खेलना इसलिए खेल रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई बफेलो है, वो कर्ड च्यू कर रही है, कर्ड का मतलब जो बेसिकली वो उनका चारा होता है उसे वो च्यू कर रही है, तो वो भी एक ग्रोथ वाला मूवमेंट नहीं है। तो ये सारी बातें हमें क्या बताती हैं कि हर एक मूवमेंट हमारा ग्रोथ के लिए नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर जान लीजिए। तो अब बेसिकली हर एक मूवमेंट ग्रोथ के लिए नहीं होता। तो हमारे जो कुछ मूवमेंट है ना, बेसिकली यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि हर मूवमेंट ग्रोथ के लिए नहीं है। तो कुछ मूवमेंट ऐसे हैं जो कि हमारे कंट्रोल्ड होते हैं, जो कि हमारे कोऑर्डिनेटेड होते हैं। अब कंट्रोल होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, क्या मतलब क्या है कि वो ब्रेन उन्हें कंट्रोल करता है, ठीक है। अब मान लीजिए कैट अगर रन कर रही है तो वो किसी वजह से ही तो रन कर रही होगी ना भाई। ऐसे पागल तो है नहीं कि कहीं भी भाग रही है। उसे पता है कि भाई या तो उसे पॉसिबिलिटीज हैं, उसे भी चूहा दिख गया हो या कोई अपना प्रे दिख गया हो जिसके पीछे वो भाग रही हो उसे खाने के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है उसके पीछे कुत्ता पड़ा हो इसलिए भाग रही हो, ठीक है। तो दोनों रीजन है। तो यहाँ पर मूवमेंट किस लिए हो रहा है? अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है। चिल्ड्रन अगर खेल रहे हैं तो वो मजे के लिए खेल रहे हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हमें ये बताते हैं कि हर मूवमेंट हमारा ग्रोथ के लिए नहीं होता। मूवमेंट जो है वो कंट्रोल्ड होते हैं ब्रेन के थ्रू, ठीक है। और ब्रेन के थ्रू ही उनका कोऑर्डिनेशन भी होता है। अब ब्रेन के अंदर ना हमारा एक स्पेशलाइज्ड जो पूरा ब्रेन है बेसिकली, वो हमारे स्पेशलाइज्ड नर्वस टिश्यू वहाँ पर हमारा प्रेजेंट होता है। अब नर्वस टिश्यू वहाँ पर प्रेजेंट है। जब मैंने आपको बताया था बेसिकली टिश्यूज़ के बारे में, तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, ये 4 टाइप मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो वो नर्वस जो टिश्यू है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब बेसिकली यहाँ पर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। तो ये अपने आप को नर्वस टिश्यू या ब्रेन अपने आप को कोऑर्डिनेट या कंट्रोल, भाई वो सिग्नल ही तो देगा ना किसी को। अब वो सिग्नल किसे देता है? वो मसल्स को सिग्नल देता है, मस्कुलर टिश्यू को सिग्नल देता है। तो ये हमारा यहाँ पर पूरा मैंने आपको ओवरव्यू दिया इस चैप्टर का, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं 7.1 टॉपिक से। 7.1 टॉपिक, आप 7.1 टॉपिक देखेंगे तो इसके अंदर पूरा नर्वस सिस्टम है, ठीक है। एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं।
एनिमल्स का पूरा, इसमें हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, कैसे क्या चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए आपने कोई भी एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ तो उसमें आपका हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने के बाद आपको क्या पता चलेगा कि हाँ भाई ये जो चीज़ है ये गर्म है, ठीक है। अब ये सेंसेस आपके दिमाग में कैसे आई भाई, ये चीज़ पता कैसे चली कि हाँ ये जो चीज़ आपने छुई है ये चीज़ गर्म है। इसके बारे में हम इस पूरी प्रोसेस के बारे में जानेंगे, ठीक है। बेसिक सा मतलब क्या है कि आपके आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो आपके ब्रेन कैसे परसीव कर पाता है, कैसे उसे समझ में आता है कि भाई ये चेंजेस हो रहे हैं, मुझे ये मूवमेंट करना है, ये एक्शन लेना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर नर्वस सिस्टम के अंदर। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली कि कोई भी आपके एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आता है तो उसके लिए हमारी बॉडी पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। तो अगर मैं बात करूँ भाई, मान लीजिए अगर मैं बात कर रहा हूँ नोज़ की, ठीक है, तो स्मेल भी एक टाइप की आपको सेंस है। तो जब मैं नोज़ की बात करता हूँ तो नोज़ के अंदर जो आपके हैं वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नोज के अंदर आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं नोज के अंदर। अभी जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली इनका काम क्या होता है, मान लीजिए कोई भी, अभी मैं इसके बाद गस्टेटरी भी बताऊंगा, ठीक है। सिमिलर फंक्शन है, दोनों का सेम होता है। मान लीजिए बाहर एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी स्मेल है, ठीक है। अब वो बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। कोई भी ऑर्डर है वो उसके पार्टिकल्स आपकी नोज़ के अंदर आएंगे, ठीक है। नोज़ के अंदर आकर के जो आपकी आप कह सकते हैं सेल्स होती हैं बेसिकली, उन सेल्स पर ही हमारे क्या है, ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये रिसेप्टर्स जब उनके साथ उन पार्टिकल्स के साथ जब वो बाइंड हो जाते हैं ना, तो ये हमारे ये वहाँ पर एक्टिवेट हो जाती हैं वाली सेल्स, ठीक है। और ये एक्टिवेट हो करके ये क्या करती हैं, ये ब्रेन को सिग्नल पहुँचाती हैं, ठीक है। ब्रेन को सिग्नल पहुंचाती है कि भाई इस टाइप की आपकी स्मेल आई है। ब्रेन उसे क्या करता है, ब्रेन उसे कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, और समझता है कि भाई ये क्या पहले स्मेल ऐसी आई थी, ठीक है। और अगर आई थी तो वो समझ जाता है कि हाँ ये वो वाली स्मेल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध दूँ, ठीक है, और आपके सामने फॉर एग्जांपल चाउमीन रख दूं या बर्गर रख दूं, ठीक है, तो आप पहचान जाओगे ना कि हाँ भाई आंख बंद कर ही रखी है, तब भी आप पहचान जाओगे कि हाँ ये बर्गर की स्मेल है, या ये चाउमीन की स्मेल है, या ये आपकी कोई और डिश की स्मेल है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि ब्रेन ने उस चीज़ को कोऑर्डिनेट करा, ब्रेन ने उस चीज़ को समझा कि ये किस चीज़ की स्मेल है, और फिर आपको जो डिसीजन दिया कि हाँ ये इस चीज़ की स्मेल है, ठीक है। अगर मैं कोई बिल्कुल नहीं, जो आपने आज तक स्मेल कराई ही नहीं है, तो उसे ब्रेन नहीं समझ पाएगा क्योंकि उसकी कोई भी मेमोरी ब्रेन के पास नहीं होती है। तो ये हमारा रिसेप्टर की तरह ये हमारा फंक्शन करता है। अब देखिए सेम चीज़ है हमारी नोज़ के अलावा गस्टेटरी रिसेप्टर, ठीक है। ये जो गस्टेटरी रिसेप्टर है ना, ये आपके टंग के अंदर होते हैं। अब देखिए गस्टेटरी रिसेप्टर टंग के ऊपर होते हैं और ये टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मान लीजिए आपने बर्गर खाया, ठीक है, तो बर्गर आप खा रहे हैं, तो आपको पता है कि भाई बर्गर का टेस्ट कैसा होता है, चाउमीन का टेस्ट कैसा होता है, या फिर अगर मैं गाजर का हलवा बता दूं तो उसका टेस्ट कैसा होता है, ठीक है। तो सबका टेस्ट डिफरेंट है। तो ये चीज़ें आप टेस्ट के अंदर डिफरेंस कैसे क्रिएट कर पाते हैं, तो जो बेसिकली रिसेप्टर होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर जो कि आपकी टंग के ऊपर प्रेजेंट है, वो रिसेप्टर ही आपको बताते हैं। ये रिसेप्टर एक्टिवेट होकर के ब्रेन तक सिग्नल लेकर के जाएंगे और ब्रेन आपको बताएगा कि हाँ ये इसका टेस्ट है, ये इसका टेस्ट है। अगर आप एक बिल्कुल नई डिश खाते हैं जो आज से पहले आपने नहीं खाई, ठीक है, तो आपको वो चीज़ एक नई मेमोरी की तरह आपके ब्रेन के अंदर फीड हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो रिसेप्टर हैं ये बेसिकली ये टेस्ट को लेके जाने का काम, ये टेस्ट आपका बताते हैं कि इसका ये टेस्ट है या इसका ये टेस्ट है। प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, टंग के ऊपर आपके प्रेजेंट होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। तो अब देखिए इन रिसेप्टर्स के थ्रू ही ना हमें हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं उनका पता चलता है। अब आपके अंदर इसके अंदर बहुत अच्छी एक एक्टिविटी दे रखी है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दे रखी है। उसके अंदर इन्होंने पूछा हुआ है कि आपने जनरली ऑब्जर्व करा होगा कि अगर आप अपनी नाक को बंद करके कोई चीज़ खाएं, ठीक है, जनरली हम करते हैं जब कड़वी चीज़ हमें कोई खानी होती है तो हम क्या करते हैं, नाक को बंद करके और उसे खा लेते हैं, तो सो दैट हमें उस चीज़ का टेस्ट ना आए, ठीक है। तो अब ऐसा क्या होता है कि भाई टेस्ट हमें नहीं आता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए क्या होता है कि ऑल्फैक्टरी जो रिसेप्टर्स हैं, वैसे ये थोड़ा सा डिटेल्ड है, तो
इस पर अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये हॉट्स टाइप वो क्वेश्चन है। तो जो आपके गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर म्यूकस प्रेजेंट होता है ऑलरेडी, ठीक है। म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस होता है बेसिकली, तो म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो और जब म्यूकस प्रेजेंट होता है तो वही आपके लेकर के जा रहा है, मैंने बताया आपको कहाँ लेकर के जा रहा है, ब्रेन तक सिग्नल लेकर के जा रहा है। तो ये दोनों ही रिसेप्टर, अगर मैं कोल्ड की भी बात करता हूँ ना, कोल्ड के अंदर भी आपको टेस्ट नहीं आता है, ठीक है। कोल्ड के, ये भी आपने चीज़ नोटिस करी होगी, कोल्ड के अंदर भी आपको टेस्ट नहीं आता, उस कोल्ड के अंदर भी म्यूकस इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही म्यूकस इंक्रीज होता है ना, वो गस्टेटरी जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हैं आपके नोज वाले, वो आपके काम करना बंद कर देते हैं, वो क्योंकि सिग्नल परसीव नहीं कर पाते, ठीक है। अब वो काम करना बंद कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हैं और जो गस्टेटरी रिसेप्टर हैं, ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। इंटरलिंक होने की वजह से जब ऑल्फैक्टरी काम नहीं कर पा रहा है तो गस्टेटरी भी काम नहीं कर पाता, तो इसी वजह से इतने आपका कोल्ड रहता है या आप नाक बंद करते हैं तो क्या बोलते हैं, आपको आपकी जो टेस्ट है वो भी आपको नहीं आता, ठीक है। तो ये था एक जो छोटा सा एग्जांपल है, जो एक्टिविटी है बेसिकली आपके इसके अंदर दे रखी है। इसके बाद हमने ये चीज़ें देख ली। अब हमें बात करनी है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो न्यूरॉन पहली बात तो होता क्या है ये देख लेते हैं, और उसके बाद उसके स्ट्रक्चर की तरफ हम मूव करेंगे। तो न्यूरॉन्स जो हमारी पूरा ये टिश्यू है भाई, नर्वस टिश्यू है, नर्वस सिस्टम है। तो ये सिस्टम जो है ये बेसिकली टिश्यू से बना होता है, नर्वस टिश्यू। तो उनके अंदर जो सेल्स होती हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। अब न्यूरॉन्स जो हैं वो जनरल सेल्स नहीं होती, ये थोड़ी स्पेशलाइज सेल्स होती हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, कि न्यूरॉन्स के अंदर ना रीजनरेशन पावर बहुत, मतलब रीजनरेशन पावर नहीं होती, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, तो अगर ये एक बार डैमेज हो जाए तो ये मतलब हमेशा के लिए डैमेज हो जाते हैं, ये डिवाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये है न्यूरॉन्स का। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर, जो आपकी बुक के अंदर भी डायग्राम बड़ा अच्छा दे रखा है। तो देखिए ये न्यूरॉन है, और हाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैं बता दूं भाई, देखिए इसका डायग्राम ना चाहे आप किसी भी पेपर में ले लो, आना तो ज़रूर है इसका डायग्राम। और आपके बोर्ड्स में भी मुझे लगता है कि भाई किसी ना किसी सेट में, आई थिंक सेट वाइज होता होगा अब भी, ठीक है। तो सेट में किसी ना किसी सेट में तो ये ज़रूर क्वेश्चन होगा ही होगा कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। तो ये सेल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायग्राम आना ही चाहिए, कई बार इसे ड्रॉ करके देखिएगा। अब देखिए बात आती है, जनरली आपने सेल का स्ट्रक्चर कैसा देखा होगा अभी तक, ऐसा स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दिया, ठीक है, वैक्यूल बना दिया, ये सारे आपने ऑर्गेनेली बना दिया, न्यूक्लियस बना दिया। बट ये जो सेल है ये आपकी बाकी सेल से डिफर करती है, ठीक है। अब देखिए डिफर कैसे करती है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। तो देखिए यहाँ पर ना इस सेल के अंदर, अब देखिए सेल है तो न्यूक्लियस भी है, तो ये जो है ये क्या है, न्यूक्लियस हो गया इसका, ये न्यूक्लियस हो गया। अब ये जो सेल है ना, इसके ये समझ लीजिए बाल होते हैं, छोटे छोटे पूरे शरीर पे ना इसके बाल होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। ये जो बाल है ना ये पूरे शरीर पर है, तो इसका ये पूरा बॉडी मान लीजिए, और इसका जो एक पार्ट है ना वो काफ़ी लेंदी हो जाता है। ये ना इसकी प्रोसेस ही है बेसिकली, जो हम सर्कुलर स्ट्रक्चर देखते हैं ना सेल का, वो यही है, ठीक है। इसीलिए तो इसे हम बोलते हैं सेल बॉडी, ये पूरी की पूरी बॉडी है सेल की, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रक्चर सेल का यही है, ठीक है। बट इसका जो एक पार्ट है ना, एक आप कह सकते हैं वो बड़ा लंबा सा हो जाता है, एक हाथ मान लो, ऐसा कुछ, मतलब कुछ भी मान लो, वो लंबा हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन, ठीक है। ये आपका है एक्सॉन, जो लंबे वाला पार्ट है। इसके बाद ये एक्सॉन निकल करके यहाँ पर आपकी ये नर्व एंडिंग्स हैं, जहाँ पर कि ये आपका एंड हो जाती हैं, ठीक है, नर्व एंडिंग्स। एक मिनट, तो ये आपकी नर्व एंडिंग्स हैं। तो बस यही है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में, तो नहीं तो यहाँ पर ये जो है ये नोड ऑफ रैनवियर्स भी होती हैं, ठीक है, माइलिन शीट, ये बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे अगर हम देखी जाएँ तो, बट आपके सिलेबस में तो बस यही 4-5 चीज़ें हैं, आप इन्हें याद कर लीजिए जो भी है। तो अब देखिए मैं इसमें सिग्नल ट्रांसमिशन बताता हूँ कैसे होता है, क्या नहीं होता। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होने जा रही है, ठीक है, जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ मैंने इंपॉर्टेंट बताई, इसका स्ट्रक्चर। अब मैं बताऊंगा कि भाई जो सिग्नल है, मैंने सिग्नल बता तो दिया भाई, सिग्नल हमारे चलते हैं। अब सिग्नल कैसे चलते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पर आती है, सबसे पहले वो आती है आपके डेंड्राइट्स पर,
ये जो बॉडी के ऊपर पूरे बाल है ना इसकी, ये यहाँ पर आती है। मतलब एक्चुअल में हेयर मत समझ लेना इसे, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये एक्चुअल में हेयर्स नहीं है, देखिए ये इसी की प्रोसेस ही है, तो समझाने के लिए आपको सिर्फ बोल रहा हूँ मैं कि इसके पूरे इस पे बाल है। तो डेंड्राइट्स हैं, तो डेंड्राइट्स पे क्या हुआ कि भाई कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो आई, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है डेंड्राइट्स पे, जो कि हमारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली किसके फॉर्म में आ रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बट पहली बार जो इन्फॉर्मेशन एक्वायर होती है वो कहाँ पर हुई, हमारी डेंड्राइट्स के ऊपर हुई। अब यहाँ से जो इम्पल्स है, अब इम्पल्स एक नया वर्ड आपके सामने आ गया, वो भी मैं अभी बताऊंगा। यहाँ पर अभी बस याद रख लीजिए, इम्पल्स जो है ना वो आपकी सेल बॉडी की तरफ ट्रेवल करती है। सेल बॉडी की तरफ ट्रेवल करने के बाद वो आपकी कहाँ जाती है, वो इम्पल्स आपकी जाती है एक्सॉन की तरफ। एक मिनट, वो इम्पल्स आपकी जाती है एक्सॉन की तरफ, ठीक है, एक्सॉन की तरफ जाती है। अब जब वो इम्पल्स आपकी एक्सॉन की तरफ जाती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भाई ऑब्वियसली नर्व एंडिंग्स की तरफ चली जाएगी, और नर्व एंडिंग की तरफ जा करके यहाँ पर कुछ केमिकल्स का रिलीज हो जाता है। ये पूरा का पूरा बॉडी के अंदर ट्रांसमिशन हमने देख लिया, मतलब कि सेल के अंदर जो इम्पल्सेस हैं उनका ट्रांसमिशन कैसे होता है वो हमने देख लिया। अब ये ट्रांसमिशन स्टार्ट क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये दो चीज़ें। अब ये भाई ये देखिए, पूरा का पूरा जो आपका ब्रेन है ना, पूरी की पूरा ब्रेन जो है वो बहुत सारे तारों से जुड़ा हुआ है। अब ये तार किस चीज़ के बने हुए हैं, ये जो तार है ना ये आपके इन्हीं छोटी छोटी सेल्स जब ये मिलती जाती है ना ये तार बना लेती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं नर्व्स। तो नर्व है क्या एक्चुअल में, नर्व ये न्यूरॉन जब मिलते चले जाते हैं तो ये नर्व फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। अभी नर्व ये नर्व ना एक तरह से केबल समझिए, भाई इलेक्ट्रिक करंट किसके अंदर मूव करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर के अंदर। तो ऐसे ही हमारे ये जो इम्पल्सेस हैं बायोलॉजी के अंदर, ये किसके अंदर मूव करेंगी, ये नर्व्स के अंदर मूव करेंगी। अब नर्व किसकी बनी हुई है, इन सेल्स की बनी हुई है। तो भाई बेसिक यूनिट की तो स्ट्रक्चर की तो हम बात कर रहे हैं, समझ में आ रही है ना आपको पूरी बातें। तो अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर अब मैं बता रहा हूँ कि जो इम्पल्स मैंने आपको नहीं बताई, तो इम्पल्स में स्टार्ट करता हूँ। इम्पल्स क्या होती है, कैसे बनती है, क्यों बनती है। अब कोई भी देखिए, कोई भी सिग्नल है, अब वो एक सेल दूसरी सेल से जाके बोलेगी तो है नहीं ना भाई, इनका जो बात करने का तरीका है ना वो हमारे बात करने के तरीके से अलग होता है। तो वो बात कैसे करती हैं भाई, ये बात करती हैं कुछ केमिकल रिलीज करके, ठीक है, कुछ क्या बोलते हैं, आप बोल दीजिए पोटेंशियल को इंक्रीज करके, ऐसे ये बातें करती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कोई भी सिग्नल आया, ठीक है, कोई भी सिग्नल जैसे आता है तो यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि जो आयंस होते हैं ना उनकी कंसंट्रेशन हमारी चेंज हो जाती है, ठीक है, उनकी मेम्ब्रेन पर, सेल की मेम्ब्रेन पे कंसंट्रेशन चेंज होने लगती है। अब जैसे ये वैसे ना आप बहुत डिटेल में जा करके तो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ आप मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आता तो ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। जिन बच्चों को ज़्यादा समझना है सिर्फ उनके लिए है ये चीज़, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आता है तो ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है, तो आप सुनिए जिनको समझना है। तो यहाँ पर देखिए आयंस का क्या हुआ कि आयंस की कंसंट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू चेंज हो गई। मेम्ब्रेन के थ्रू जैसे कंसंट्रेशन चेंज हुई तो यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो जनरेट हो जाती है, ठीक है, जो कि हम एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब एक्शन पोटेंशियल जैसे ही जनरेट होता है वो एक्शन पोटेंशियल आपका यहाँ पर मूव करता है, मूव करते हुए वो आपका लास्ट तक पहुंचता है नर्व एंडिंग तक। अब जैसे नर्व एंडिंग के अंदर पहुंचता है ना, ये देखिए ये आपका नर्व एंडिंग का भी दिखा रखा है। ये नर्व एंडिंग के अंदर जैसे ही पहुंचता है तो वहां पर नर्व एंडिंग पे पहुंचने, भाई अगर यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं कि एक न्यूरॉन के पीछे दूसरा न्यूरॉन भी प्रेजेंट हो सकता है और उसके पीछे मसल भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जैसे यहाँ पे पहुंची, क्या पहुंची, इम्पल्स पहुंची, इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल, वो यहाँ पर जैसे पहुंची ना, उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया केमिकल का रिलीज होता है। अब वो केमिकल क्या है, वो केमिकल्स हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर, अगर आपने नाम सुना हो तो, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर वो यहाँ पे रिलीज होते हैं। अब फिर सेम फिनोमेना दोबारा, अगर भाई यहाँ पे फिर से पीछे न्यूरॉन है तो वो सेम फिनोमेना पीछे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ ये बना कर दिखाता हूँ, हो सकता है कि कई बच्चे घूम गए हों इस चीज़ में, उन्हें समझ में नहीं आया हो। देखिए रफ डायग्राम में बना रहा हूँ यहाँ पर आपका, ये सेल बॉडी हो गई, एक्सॉन हो गया, नर्व एंडिंग हो गई, ये डेंड्राइट्स हो गए। ऐसा डायग्राम आप एग्जाम में मत बनाना, आया ना, नहीं तो टीचर बिल्कुल गुस्सा हो जाएगी और बिल्कुल काट देगी इसे। और ऑब्वियस सी बात है, मैं भी टीचर हूँगा, मैं भी काट दूंगा। यहाँ पर मेरे पास बनाने का इतना टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको रफ डायग्राम दिखा रहा हूँ।
अब देखिए ये एक न्यूरॉन है आपका और ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने बताया कि भाई डेंड्राइट से कोई भी इम्पल्स आई यहाँ पर सेल बॉडी के अंदर आई और सेल बॉडी के अंदर आके वो एक्सॉन के अंदर गई, एक्सॉन के अंदर जाकर नर्व एंडिंग तक गई, नर्व एंडिंग के यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो रिलीज हुए वो रिलीज हो गए। यहाँ तक मैंने आपको बात बता दी। अब मैंने दो कंडीशन बताई, इसके पीछे या तो एक न्यूरॉन हो सकता है या फिर कई बार ये हमारा मसल में भी अटैच होती है, वहाँ पे ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाती है, वो अभी मैं बताऊंगा। तो पहली कंडीशन देख लेते हैं जिसके अंदर ये दूसरे न्यूरॉन से ऐसे कनेक्टेड है। ये पूरे जब ऐसे मिलते चली जाएंगे ना, बहुत सारे ऐसे मिलते चले जाएंगे तो उन्हें हम नर्व बोल देते हैं, ठीक है। जब बहुत सारे ऐसे मिलते चले जाते हैं तो भाई यहाँ पे ये से कनेक्ट है। तो जैसे इसने ये करा ना, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करा, तो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे डेंड्राइट्स को फिर डिफरेंट यहाँ पे कैल्शियम वेल्शियम का फिनोमेना होता है, वो बहुत डिटेल की बातें हैं। तो वो यहाँ पर इनमें आप बस ये याद रखें कि वो इसके अंदर सिग्नल ट्रांसमिट कर देते हैं डेंड्राइट्स के अंदर। डेंड्राइट्स के अंदर जैसे सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे फिर से इसके पास भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ जाएगी, इसके अंदर ऐसे ही फिर सेल बॉडी के अंदर भी जाएगी और फिर उसके बाद एक्सॉन के अंदर फिर नर्व एंडिंग तक ऐसे ही ये भी करेगा, केमिकल रिलीज करेगा और नेक्स्ट के अंदर चली जाएगी। तो यही पूरा का पूरा फिनोमेना पूरी नर्व के अंदर हमारा मूव कर जाता है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं जो कि आपकी बुक के अंदर भी दिखा रखा है। दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई न्यूरॉन्स हमारे मसल से अटैच हों। तो न्यूरॉन्स जब हमारे मसल से अटैच होते हैं तो उससे वो एक जंक्शन फॉर्म करते हैं, जैसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। हाँ, एक चीज़ और, जब जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि भाई, एक मिनट, ये जो कनेक्शन है ना बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है, इसे हम बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है, इसे हम बोलते हैं साइनेप्स। और अभी जो मैं आपको बताऊंगा उसे हम बोलते हैं, तो ये तो किस किस के बीच में हो गया, ये तो हो गया हमारा न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच में, ठीक है। और न्यूरॉन और मसल के बीच में जो जंक्शन होता है उसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। साइनेप्स भी क्या है, एक जंक्शन ही है, ठीक है, बिटवीन टू न्यूरॉन्स। अब देखिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, देखिए वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये बड़ा अच्छा डायग्राम आपको यहाँ पर दिखा रखा है। तो देखिए जो मैंने बताया कि भाई न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन में क्या है, ये एक्सॉन, एक्सॉन में क्या है, ये हमारी नर्व एंडिंग्स हो गई, ठीक है। नर्व एंडिंग किससे कनेक्ट हो रही है, ये क्या है आपकी मसल, ठीक है, मसल है ये, ठीक है। तो मसल जो है, मसल फाइबर, बेसिकली मसल ना बहुत सारे फाइबर्स अरेंज होते हैं तब जाकर हमारी एक मसल बनती है, तो वो मसल फाइबर है ये, ठीक है। तो अल्टीमेटली तो हम मसल ही बोलेंगे ना भाई। तो मसल से हमारा ये अटैच होता है। तो जब ये अटैच होता है, मतलब न्यूरॉन और मसल जब ये अटैच होते हैं तो ये हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर मैं इसे माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखूं तो माइक्रोस्कोपिक व्यू में कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, बल्ब लाइक पोर्शन होता है, इसकी एंडिंग्स जो होती है ना वो बल्ब लाइक होती हैं, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहे हैं ना, यही हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल के फॉर्म में जो ये बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा फिनोमेना है जिनकी वजह से हमारा ये चीज़ होती है। अब ये जो मैंने यहाँ पर, तो साइनेप्स, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, साइनेप्स ये होता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि भाई साइनेप्स क्या है और क्या बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। साइनेप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं, जो जंक्शन आप कह सकते हैं बनते हैं, उसे हम बोलते हैं साइनेप्स। और न्यूरॉन और मसल के बीच में जो बनता है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता है, ठीक है।